बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर अली आरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीरियल नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, CNA ईयर 1 के F1 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम 20 नंबर 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, देश आर यूज टू एवेलुएट हेल्थ प्रॉब्लम्स। इनमें से क्या चीज़ें जो हेल्थ प्रॉब्लम को एवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल होती है? ए नर्सिंग प्रोसेस, बी साइंटिफिक मेथड, सी वाइटल साइन और डी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है वाइटल साइंस। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। बहुत आसान सा सवाल दे दिया गया है ये, और आपको याद आ गया होगा कि ये डेफिनेशन है टेम्परेचर की, तो इसका करेक्ट आंसर है टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 23, रेमिटेंट फीवर इज एसोसिएटेड विद ए व्हेन फीवर रिमेन्स हाई, बी ग्रेट डिफरेंस इन फीवर एट डे टाइम, सी फीवर गेट्स नॉर्मल वंस इन 24 आवर्स, और सी डी है इसका हाई इन मॉर्निंग देन इवनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है व्हेन फीवर रिमेन्स हाई, दिस इज कॉल्ड रिमिटेंट फीवर। जबकि जो सी में दिया गया है कि फीवर गेट नॉर्मल वंस इन 24 आवर्स, इसका ये जो है आंसर था इंटरमिटेंट के लिए। अगर आपके पास ऊपर इंटरमिटेंट का लफ्ज़ आ जाए और ये लिखा जाए कि इंटरमिटेंट फीवर इज एसोसिएटेड विद, तो फिर हमारा जो है फीवर गेट्स नॉर्मल वंस इन 24 आवर्स, ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है जी। इसके अलावा जो है बी दिया हुआ है, और सी में अगर आ जाएँ तो सी में लिखा हुआ है कि हाई इन मॉर्निंग देन इन इवनिंग। आमतौर पर मॉर्निंग में कम होता है टेम्परेचर और इवनिंग में ज़्यादा होता है, ठीक है, हमारी डेली की एक्टिविटी की वजह से। लेकिन अगर किसी का मॉर्निंग में ज़्यादा हो और इवनिंग में कम हो तो इस फीवर को हम इन्वर्स फीवर कहते हैं, और ऐसा आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के मरीज़ों में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट कॉमन साइट फॉर पल्स मेजरमेंट इन अडल्ट इज़ ए ब्रेकियल आर्टरी, बी रेडियल आर्टरी, सी फेमोरल आर्टरी और डी है कैरोटिड आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर है रेडियल आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट कॉमन साइट फॉर पल्स मेजरमेंट इन चिल्ड्रन इज। तो इसमें ए ब्रेकियल आर्टरी, बी रेडियल आर्टरी, सी फेमोरल आर्टरी और डी कैरोटिड आर्टरी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ब्रेकियल आर्टरी। के इन्फेंट्स में जो कि पैदाइश से लेके 1 साल तक के होते हैं, उनमें ब्रेकियल आर्टरी से पल्स चेक की जाती है। जबकि यहाँ पे एक ऑप्शन फेमोरल का दिया हुआ है, तो फेमोरल उस सूरत में चेक करते हैं जबकि जो ब्रेकियल बहुत ही वीक हो और आमतौर पे ऐसा शॉक की कंडीशन हो, बेहोशी की कंडीशन हो, उसमें चेक करते हैं। जबकि एक ऑप्शन डी कैरोटिड दिया हुआ है, तो कैरोटिड जो आर्टरी है वो आमतौर पे इमरजेंसी में पल्स चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास अब, कि डैश इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। तो इसमें कौन सी चीज़ है जो हार्ट अटैक में या जो स्ट्रोक हम कहते हैं फालिज जो जाता है उसके, तो उसमें क्या चीज़ जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है? तो उसका जो आंसर दिए हुए हैं, ए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बी हाइपरटेंशन और डी हाइपोटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना। ये चीज़ें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बाइस बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स इज नोन एज। तो इसमें ए डिसइंफेक्शन, बी एंटीसेप्सिस, सी स्टरलाइजेशन और डी सैनिटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टरलाइजेशन, क्योंकि इसमें माइक्रोबियल लाइफ के साथ साथ स्पोर्स भी ख़त्म होते हैं, वो तो स्टरलाइजेशन में ही मुमकिन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन शुड ए नर्स यूज सर्जिकल एसेप्सिस? ए एडमिनिस्ट्रिंग ओरल मेडिकेशन, बी इंसर्टिंग यूरिनरी कैथेटर, सी चेंजिंग बेड लिनन और डी क्लीनिंग द पेशेंट्स वुंड। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लीनिंग द पेशेंट्स वुंड, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये दिया गया था कि किस
सिचुएशन में नर्स जो है वो सर्जिकल एसेप्सिस यूज़ करती है, तो उसका करेक्ट आंसर था क्लीनिंग ए पेशेंट्स वुंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, केमिकल यूज्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम बॉडी सरफेस इज टर्म्ड एज ए एंटीमाइक्रोबियल, बी एंटीसेप्टिक, सी डिटर्जेंट्स और डी एसेप्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीसेप्टिक, क्योंकि यहाँ पर एक बात तो की है माइक्रोब्स की, उसको कम करने की, और दूसरा बॉडी सरफेस पे बात की है। तो बॉडी सरफेस पे जो हम रिड्यूस करते हैं माइक्रोब्स को, तो वो एंटीसेप्टिक होता है। जैसे एंटीसेप्टिक लोशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्पिरिट ले लेते हैं, हमारे पास डिटोल वगैरह होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, टर्म यूज टू डिनोट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए क्या टर्म यूज़ होती है? ए फीवर, बी ए फेब्राइल, सी पायरेक्सिया, डी फेब्राइल। तो ये जो इसमें ए, सी और डी दिए गए हैं, इन सब का मतलब है कि टेम्परेचर का होना। ए फेब्राइल का मतलब है कि फीवर नहीं है, ए का मतलब है यहाँ पे एब्सेंट, और फेब्राइल का मतलब होता है फीवर, यानी कि फीवर नहीं है। इसका मतलब है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो इसलिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो है ए फेब्राइल। क्वेश्चन नंबर 31, ए क्लाइंट ब्रोट टू इमरजेंसी रूम with the history of road accident, traffic accident. After examination, nurse found that he lost his right arm at the level of his elbow. Auto amputation. This is an example of. अब पहले इस सवाल को समझ लीजिए कि इसमें एक सिनेरियो दिया गया है कि एक क्लाइंट को, यानी कि एक मरीज़ को या एक पर्सन को लाया जाता है इमरजेंसी कमरे में, जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, और उसको जब नर्स मुआयना करती है, यानी कि एग्जामिनेशन करने के बाद उसने ये पाया कि उसका जो दायां बाजू है वो उसके एल्बो के लेवल से कट चुका है। तो ये एग्जाम्पल है किस चीज़ की? ए एंटिसिपेटरी लॉस, बी एक्चुअल लॉस, सी परसीव्ड लॉस और डी डेवलपमेंटल लॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्चुअल लॉस, क्योंकि यहाँ पर उसकी एल्बो तक उसका जो बाजू है, राइट आर्म है, वो कट चुका है। तो ये एक्चुअल लॉस में कहलाएगा। एंटीसिपेटरी लॉस का मतलब होता है मुतवक्का, यानी मुस्तकबिल में होने का चांस हो, उसे कहते हैं। परसिप्ट का मतलब तसव्वुर किया जाए लॉस को, और डेवलपमेंटल लॉस का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो लॉस बढ़ रहा हो। लेकिन यहाँ जो सिनेरियो था उसके मुताबिक आप जो इनसर्किल करेंगे वो एक्चुअल लॉस को करेंगे। Question number 32, a son brought his father to cardiac emergency with history of chest pain. Doctors confirmed after ECG and told his son that his father died, but his son refuses to believe on that. According to Kubler-Ross theory, which stage of grief is that? जी, पहले इस सिनेरियो को समझ लें कि एक बेटा अपने वालिद को लाता है कार्डियक एमरजेंसी में, जिसे कि चेस्ट पेन था। डॉक्टर ने ईसीजी के बाद कंफर्म किया और उसके बेटे को बताया कि आपके वालिद की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसका बेटा यकीन करने से इनकार कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू कबलर-रोज थ्योरी, ये ग्रीफ का कौन सा स्टेज है? ए एंगर, बी बार्गेनिंग, सी डिनाइल और डी डिप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डिनाइल। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 33 में फिजियोलॉजिकल साइंस ऑफ डेथ आर: ए लैक ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, बी नो मस्कुलर मूवमेंट, सी नो रिफ्लेक्स, डी ऑल ऑफ दी अबोव। अब चूंकि यहाँ पर पूछा गया है कि फिजियोलॉजिकल यानी तबई साइन क्या हैं डेथ के, तो इसमें ए में लिखा हुआ था लैक ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। हम स्टिमुलाई देते हैं, यानी कि उसको टच करते हैं, उसको छूते हैं, या हम जो है उसको किसी नोकदार चीज चुभा के देखते हैं, उससे कोई रेस्पॉन्स नहीं होता, रेस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है? नो मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट भी कुछ नहीं है उसकी, और कोई रेफ्लेक्सेस भी नहीं है। तो ये सारी की सारी जो अलामात हैं, ये फिजिकल साइन हैं डेथ के,
तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 34, द पॉइंट एट विच ए पर्सन फील्स पेन इज कॉल्ड। इसमें सवाल ये किया गया है कि द पॉइंट एट विच ए पर्सन फील्स पेन, वो लम्हा जब वो पेशेंट जो है फील करे दर्द को, कहलाता है क्या? ए पेन थ्रेशोल्ड, बी पेन टॉलरेंस, सी एलोडाइनिया और डी हाइपर जेलसिया। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर पेन थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी थी, लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, द ड्रग्स दैट डिक्रीजेज पेन बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजिनेज यानी कॉक्स आर, यानी वो दवाएं जो कि पेन कम करती हैं इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजिनेज या COX को, वो कहलाती हैं हाइप्नोटिक्स, बी NSAID, सी ओपियोड्स, डी एंटी हाइपरटेंसिव। तो इसका करेक्ट आंसर है NSAIDs। ठीक है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मतलब होता है, इसका फुल वर्ड है। नंबर 36, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ए हेल्दी अडल्ट। एक हेल्थी अडल्ट में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी होनी चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। तो इसमें 80 to 90% है, 92 to 95% है, और सी में 95 to 100% है, और डी में 75 to 85% है। तो इसका करेक्ट आंसर 95 to 100%। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस प्रोवाइड्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इन सब में से कौन सा ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस है जो कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन देता है ऑक्सीजन सैचुरेशन की? तो इसमें या ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो उसमें ए नज़ल कैनुला, बी सिंपल फेस मास्क, सी नन रीब्रीथर मास्क और डी वेंचुरी मास्क। तो इसका करेक्ट आंसर है नन रीब्रीथर मास्क। क्वेश्चन नंबर 38, विच पोजिशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विद डिस्निया टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग। अब यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डिस्निया का क्या मतलब है और इस सवाल का क्या मतलब है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा मौजू है, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है एक मरीज़ के लिए, जैसे डिस्निया है यानी कि सांस में डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, तो सांस लेने में सहूलत दे सकती है। तो ऐसी कौन सी पोजीशन है? ए सुपाइन, बी प्रोन, सी सेमी पॉलर और डी ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है हमारा सेमी फाउलर पोजीशन, क्योंकि इसमें हेड साइड जो है वो क्लाइंट का अप होता है, जबकि सुपाइन पोजीशन जो है इसमें डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग ख़त्म नहीं होगी, इसमें ज़्यादा डिस्निया होगा क्लाइंट को। और बी जो है ये उल्टा लेटने वाली पोजीशन है, तो इसमें भी उसको इतनी ब्रीथिंग में फ़ायदा नहीं मिलेगा, और ट्रेंडलिनबर्ग में तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो सही इसका आंसर है सेमी पाउलर पोजीशन, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसके भी साइंटिफिक रीज़न ये है कि जैसे ही हम क्लाइंट को सरहाने की तरफ से यानी कि उसके हेड साइड की तरफ से ऊपर करते हैं, तो उसके एब्डोमेन में जो विसरा है यानी कि हमारे इंटेस्टाइन वगैरह जो पूरे एब्डोमेन में फैली होती है, अगर हम लेटे होते हैं तो उसका प्रेशर जो है हमारे डायफ्राम मसल पर पड़ता है, हमारे लंग्स की तरफ पड़ता है, तो उसके से डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग बरकरार रहती है। लेकिन चूँकि मरीज़ को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो जैसे ही मरीज़ ऊपर उठता है तो ये विसराज नीचे ग्रेविटी की वजह से जाते हैं नीचे की तरफ, और हमारे जो लंग्स के ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए जो है उसमें ब्रीथिंग अच्छी होती है। तो ये बात बहुत अच्छी सी याद रखिएगा। तो सेमी पाउलर पोजीशन या अपराइट पोजीशन वगैरह जो है ये ना सिर्फ डिस्निया के मरीज़ों के लिए बेस्ट होती है, बल्कि जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बेस्ट होती है। अगर इस तरह का सवाल हो जाए कि विच पोजीशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए कार्डियक क्लाइंट, तो उसके लिए भी आप सेमी पाउलर पोजीशन, या अगर कोई लफ्ज़ आ जाए अपराइट, तो अपराइट पोजीशन जो है वो ये तीन दोनों बेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ्लो रेट दैट शुड बी यूज विद ए नज़ल कैनुला। तो इसमें क्या जो है वो जो है मैक्सिमम फ्लो रेट होना चाहिए नज़ल कैनुला से? ए 4 लीटर,
बी 6 लीटर पर मिनट, सी 8 लीटर पर मिनट, डी 10 लीटर पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 लीटर्स पर मिनट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट इज रिसीविंग ऑक्सीजन थेरापी। कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन होता है जब क्लाइंट को ऑक्सीजन दी जा रही होती है? ए, इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन फ्लो रेट एज नीडेड, बी, ensuring the oxygen mask fits tightly on the patient's face, C, using a pulse oximeter every 4 hours, और D, regularly assessing oxygen saturation level। तो ये जो D है ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें चूँकि ये जो है ना बेस्ट चॉइस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तकरीबन करीब करीब चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है रेगुलरली असेसिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये हमारे 40 क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई अगर इसमें कोई एरर आप महसूस करते हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम आपको वीडियो मिलती रहे। ये सब्जेक्टिव पेपर है FON का CNA 1 का, जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आया था 2023 में। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन आप देख लें, और ये नहीं तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो था डिफाइन कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। तो पहला सवाल ये था, तो इसमें आपको डेफिनेशन देनी थी इसकी, और जस्ट डेफिनेशन ही दीजिए, इससे ज़्यादा बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये 4-5 जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद हों इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन की, वो आपको लिखनी होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, आइडेंटिफाई द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर एंड लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे एक सवाल में 2 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल ये कहता है आइडेंटिफाई साइन एंड सिम्टम ऑफ फीवर, यानी फीवर के जो साइन सिम्टम्स क्या हैं। तो इसमें आपको इनलिस्ट करने थे फीवर के साइन और सिम्टम्स को, यानी कि उसकी अलामतें क्या होती हैं। ठीक, और इसके अलावा जो है सेकंड जो पार्ट था वो लिस्ट फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। तो सेकंड जो इसका पार्ट है लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। तो फिर जब आपका ये ऊपर वाला क्वेश्चन फीवर वाला मुकम्मल हो जाएगा तो फिर सेकंड हेडिंग दे देंगे आपके द फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पर कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो तमाम आप इसके जवाब में लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन बेड मेकिंग, लिस्ट जनरल पर्पस ऑफ बेड मेकिंग। इसमें बेड मेकिंग की डेफिनेशन मांगी है जस्ट, और इसके बाद है लिस्ट करना है जनरल पर्पस ऑफ बेड मेकिंग। तो यहाँ पे लिस्ट जो लफ्ज़ आता है इसका मतलब ये होता है कि आपको एक एक लाइन में इनके पर्पस लिखने हैं कि क्यों हम बेड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन द डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पर सवाल ये दिया गया है कि डॉक्यूमेंटेशन और जो रिपोर्टिंग होती है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि उसको खुफिया रखने की क्या अहमियत है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग, अगर आपने अभी तक अगर ये नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा सा इसको देख लें और इसके थोड़े से छोटा सा आंसर आप अपना तैयार करके रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन द टर्म एडमिशन, डिस्चार्ज एंड डिस्कस एडमिटिंग ए पेशेंट टू ए हॉस्पिटल यूनिट। अब यहाँ पर टर्म दी हैं एडमिशन और डिस्चार्ज की, इनकी आपको डेफिनेशनें देनी थी यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद डिस्कस के लिए कह रहे हैं कि एडमिटिंग ए पेशेंट टू ए हॉस्पिटल यूनिट, यानी कि यहाँ पे आपको तरीक़ेकार लिखना है पेशेंट के जो एडमिशन का होता है। ये आपको उम्मीद है टीचर्स ने लिखवाया होगा, तो वो आप उसको रिपीट कर लीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ इन्फेक्शन एंड आइडेंटिफाई 6 कंपोनेंट्स ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन। जी हाँ, यहाँ पर सवाल है, पहला डेफिनेशन मांगी है आपसे इन्फेक्शन की कि इन्फेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आप इन्फेक्शन की डेफिनेशन देंगे और उसके बाद जो है वो इसमें 6 कंपोनेंट्स लिखेंगे, हेडिंग देंगे द 6 कंपोनेंट्स ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन।
और इस तरीके से 1 2 3 करके 6 लाइनों में आप इसके कंपोनेंट्स लिख देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन प्रेशर अल्सर एंड डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपको प्रेशर अल्सर का, और प्रेशर अल्सर के बजाय ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि डिफाइन बेड सोर। तो प्रेशर अल्सर या बेड सोर जो है वो अल्टरनेट नेम है। इसके अलावा डिकोबाइटस अल्सर भी नाम दिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी और उसके बाद नर्सिंग केयर लिखनी पड़ेगी आपको, प्रेशर सोर्स की क्या नर्सिंग केयर होती है। ठीक है जी, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। उम्मीद है इसके आप अगर अभी तक आपके पास इसके आंसर नहीं है तो इसके आंसर आप तैयार कर लेंगे। मेरी जो कुछ वीडियो हैं F1 की, तो वो आप मुख्तलिफ मेरे जो F1 के वीडियोज़ हैं वो भी देख लीजिएगा, तो उसमें हो सकता है आपको ये जवाब मिल जाएं। और इसके अलावा और बहुत सारे जो MCQs हैं F1 के, वो मेरी दूसरी वीडियो में भी मिल सकते हैं जो कि F1 के अंडर में है। ये वाली जो है वीडियो, ये भी मैं F1 की प्ले लिस्ट में डाल दूँगा, तो वहाँ से मेरी दूसरी वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट्स में ही लिखें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।